हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और आज ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा आप लोगों के साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ जिक्र किया था कि इस बार हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस को, कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी एरर ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। और फोर्थ और लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज वो होगा सस्पेंस अकाउंट, कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहली टॉपिक को, जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक सिंपल लिस्ट ऑफ लेजर्स होता है, ऑल लेजर्स, जो कि आपके लेजर का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस उनको शो करता है डेबिट या क्रेडिट साइड पे। बेसिकली ये एक लिस्ट होती है जिसके अंदर, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, कि जितने भी लेजर्स होते हैं उनका एक एंडिंग बैलेंस होता है। ठीक है, वो आइदर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जो हमारे पास ईयर एंड पे जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं तो हमें वो बैलेंस दिखता है, जो कि ट्रांसफ़र होके आ जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस दिखा रहा होता है कि आइदर डेबिट है आइदर क्रेडिट है। तो ये एक लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स, एक समरी ऑफ ऑल लेजर्स होती है जिसको हम देख सकते हैं, और जिसकी दोनों साइडें डबल एंट्री रूल के मुताबिक बराबर होनी चाहिए। डेबिट्स और क्रेडिट्स का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये बैलेंस बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके ट्रायल में कुछ मसला है, कुछ एरर्स हैं और ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। ट्रायल को हर सूरत में बैलेंस होना चाहिए। अगर वो ट्रायल बैलेंस होगा तो वो प्रॉपर आपका ट्रायल बैलेंस होगा, जो कि हम यूज़ कर सकेंगे आगे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए, ट्रायल बैलेंस जो है वो एक बेसिक टूल है जिसकी मदद से हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, हमारे पास वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस नहीं होगी, तो हम अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे, हम अपने बैलेंसेस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक लिस्ट एक जगह पे देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस हमें फिर उन बैलेंसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है। अगर कुछ गड़बड़, कुछ एरर या कोई कुछ मसला होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये हमें अर्थमेटिकल एरर के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरा यूज़ इसका, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सो दो यूजेज इसके हो गए, एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखना और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताना। और तीसरी, जो कि ऑब्वियस एक एग्जांपल है, कि ये हमें एरर्स के बारे में बताता है, कि अगर कुछ एरर होगा तो हमें दिख जाएगा। अब इमेजिन करें कि आप एक मोबाइल शॉप, ठीक है, एसेसरीज की मोबाइल शॉप है आपकी, और आपके नीचे ये कुछ ट्रांजैक्शंस जो मैं एग्जांपल के तौर पर दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कैश से, कि आपके पास 10,000 कैश है, 10,000। ठीक है, 3,000 का आप स्टॉक बाय कर लेते हैं उसको चलाने के लिए। ठीक है, अब उसकी जो आपकी सेल होती है वो 6,000 की है, उसमें से आप रेंट पे कर देते हैं जो कि है 2,000 का। तो अब देखते हैं कि अकाउंट कैसे लगेंगे। चलें, सबसे पहले आएगा कैश। कैश जिसका बैलेंस डेबिट 11,000 होगा। अब कैश का बैलेंस 11,000 कैसे आएगा? 10,000 जो स्टार्ट पे कैश था, उसमें ऐड हो गया 6,000 जो आपने सेल की, हो गया 16,000। इसमें से जो आपने स्टॉक बाय किए, जो 3,000 आपने स्टॉक बाय करने के लिए पे किया, वो लेस हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने वहाँ से 2,000 और पे किया, 2,000 जो कि रेंट में आपने पे किया। तो आप जब इस सारे को टोटल करेंगे, 10 + 6 - 3 - 2, तो आपके पास कैश का बैलेंस 11,000 बचेगा, जो कि आपके डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में कैश चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम, स्टॉक होगा हमारे पास। अब वही कैश है जो हमने स्टॉक परचेज किया था 3,000 का, वो उसकी डेबिट साइड पर चला जाएगा, एज अ परचेजेस शो होगा। अब जो आपने सेल की, अब सेल की जो नेचर होती है, इनकम की जो नेचर होती है, वो क्रेडिट होती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ये एंट्री एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैश डेबिट होगी और सेल क्रेडिट होगी। तो इस सूरत में अब सेल का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट 6,000, वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। रेंट, रेंट जो आपने
2000 पे किया था, वो आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर बी डेबिट होती है, ठीक है। तो वो आपका एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आ जाएगा एज अ रेंट एक्सपेंस। 10,000, अब जो पहला 10,000 आपने कैश में डाला था, ठीक है, वो आपका कैपिटल था, वो आपकी इक्विटी थी, आपका कैपिटल था। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी उसको दिमाग में दोबारा दौड़ाएंगे तो आपको याद आएगा कि एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने उसकी एक एक्सपेंडेबल कंडीशन भी बताई थी, एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस लेस ड्राइंग्स। अगर आपको वो याद है और आप इस सारे लेजर को उसके हिसाब से देखें और इस ट्रायल बैलेंस को जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको एग्जैक्टली सेम नज़र आएगा। अब हम थोड़ा सा इसको जो आपने पीछे स्टडी किया है इसको देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस कैसे होंगे। अब देखें, डेबिट बैलेंस में आपका आ रहा है कैश, ठीक है, 11,000, स्टॉक आ रहा है 3,000, रेंट एक्सपेंस आ रहा है 2,000। अब हम देखते हैं उसकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारे पास आ रही है सेल्स 6,000 की, कैपिटल 10,000 का। तो ये टोटल सेल्स और कैपिटल जो क्रेडिट साइड में है मिला के बन जाएंगे टोटल 16,000। अब जो डेबिट साइड में हमने डाला था, डेबिट साइड में 2,000 हमने डाला था एज अ रेंट एक्सपेंस और 3,000 हमने डाला था स्टॉक में, 11,000 हमने डाला था कैश में। ये वो एंडिंग बैलेंसेस हैं जो हमें नजर आए थे। अब 11 प्लस 3 प्लस 2 जब आप टोटल करेंगे तो ये भी आपका होगा 16,000। अब ये चीज़ हमें बताती है कि दोनों साइडों पे 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट। सो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये रेडी है हमारे लिए अर्थमेटिकली भी। और डेबिट क्रेडिट का जो रूल है, जो डबल एंट्री का रूल है, जो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि लुका पिचोई ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो उस डेबिट क्रेडिट रूल, उस डबल एंट्री रूल के मुताबिक हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली है और ये रेडी है हमारे फाइनल अकाउंट्स तक जाने के लिए। बट एक चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये एरर फ्री भी होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स होती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट किस्म के एरर्स होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, एरर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अब ट्रायल बैलेंस को आप समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या इसके इस्तेमाल हैं और क्यों हम बनाते हैं और ये कहाँ से आता है और कैसे बनता है। बेसिकली आजकल के जितने भी मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर हैं ये आपको ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस दे देते हैं जब 1 क्लिक में, ठीक है। पुराने वक्तों में जब ये मैनुअली करना पड़ता था तो उस वक्त खातों में लिखा जाता था और इनको फिर पोस्टिंग की जाती थी, आगे दूसरे खातों में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन आज का मॉडर्न सॉफ्टवेयर आपको 1 क्लिक में आपका ट्रायल बैलेंस दे देता है। उस सॉफ्टवेयर से आपको नॉर्मल ट्रायल बैलेंस भी मिल जाता है और ऑडिट ट्रायल भी निकलता है, जो कि आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के लिए आगे यूज़ होता है। उसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने आप को मूव करते हैं एरर्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहला जो एरर होता है वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन वो एरर होता है जब आप भूल जाते हैं, आप कंप्लीटली लेफ्ट आउट कर देते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 का पे किया, ठीक है, और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जब आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस में तो मैच करेगा, लेकिन ये एक्सपेंस आपके अंडरस्टेटेड होंगे। अंडरस्टेटेड मतलब कम दिखाएगा, जो ओरिजिनली होने चाहिए थे उससे कम दिखाएगा, ये आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। ये होता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। उसके बाद होता है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम टाइप, यानी जब आप सेम एक ही नेचर एक ही टाइप के अकाउंट को लेकिन गलत अकाउंट को ले देते हैं। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे आपने 2,000 सैलरी पे की, ठीक है, अब सैलरी है, एक्सपेंस है, ठीक है, और आपने इसको डाल दिया रेंट एक्सपेंस में, ठीक है। दोनों ही एक्सपेंस के अकाउंट हैं, ठीक है, दोनों ही एक ही साइड पे आते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, बट आपकी क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो जाएगी। जब क्लासिफिकेशन रॉन्ग होगी तो इसको बोलेंगे हम एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एरर है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? रॉन्ग टाइप्स ऑफ अकाउंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जब
ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम रॉन्ग टाइप को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि लेट्स सपोज आप एक मशीन बाय कर रहे हैं 5000 की, ठीक है। आपने वो मशीन बाय की, बट आपने उसको परचेजेस में डाल दिया मशीनरी में डालने के बजाय इसके कि आप उसको अपने एसेट्स में डालते, मशीनरी के अकाउंट में आपने उसको डाल दिया परचेजेस के अकाउंट में। अब मशीनरी, अभी ये आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होगा, मशीनरी बैलेंस शीट का पार्ट है, परचेजेस इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये जब हम आगे जाएंगे मैं आपको इस बारे में समझाऊंगा, अभी सिर्फ आपको रॉन्ग टाइप समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। तो रॉन्ग अकाउंट परचेजेस में डाल दिया बजाय डालने के मशीनरी में, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका फिर भी मैच करेगा, लेकिन बैलेंस शीट इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो एरर है एरर ऑफ रिवर्सल। एरर ऑफ रिवर्सल क्या होता है, हम एक्सीडेंटली स्वैप्ड कर देते हैं अकाउंट को, ठीक है। डेबिट्स और क्रेडिट साइड्स को हम गलत कर देते हैं। लेट सपोज आपने 1000 रिसीव किया कस्टमर के अकाउंट से, बट आपने कस्टमर को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, आपने टोटली एक रॉन्ग एंट्री कर दी, ठीक है। इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हैं, बट इनकी डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी और ये अकाउंट्स को मिसस्टेट कर देगा। मिसस्टेट का मतलब है वो गलत कर देगा, ठीक है। ये होता है एरर ऑफ रिवर्सल। उसके बाद आगे आता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि जब दो दो एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर दें, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दें, उस एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, उसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे, लेट सपोज आपने रेंट को 500 कम रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, और जो है इनकम वो आपने 500 से कम रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों जगह पे एंट्री डेबिट और क्रेडिट हुई है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस जो है मैच करेगा, बट ये रॉन्ग अकाउंट्स में है, ठीक है। एक इनकम के अकाउंट में है, एक एक्सपेंस के अकाउंट में है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा कंपनसेटिंग एरर है, जब दो एरर एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दें। ओके, नेक्स्ट हमारा एरर आता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, जिसमें आपकी ओरिजिनल एंट्री इनकरेक्ट होती है। एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे आप गुड्स बॉट करते हैं 900 की और आप एरर रिकॉर्ड कर देते हैं 990 का, ठीक है, यानी आपसे फिगर गलत हो गया उसका, वो 900 की बजाय 990 हो गया। अब इस सूरत में ट्रायल बैलेंस में और मे नॉट मैच, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने एरर रिकॉर्ड किस तरह किया है, आपने इसको पोस्ट किस तरह किया है, ठीक है। क्या आपने दोनों साइडों में 990 पोस्ट कर दिया। पहली बात, आजकल के जो मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इम्बैलेंस एंट्री पोस्ट ही नहीं करने देंगे, यानी आप चाहें कि एक डेबिट साइड 900 और क्रेडिट साइड 990 हो, ऐसी कोई एंट्री आपको पोस्ट करने ही नहीं देंगे। लेकिन लेट सपोज आपने दोनों जगह पे गलत कर लिया, तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाएगा। अब हमने ये एरर्स पढ़ लिए, एरर्स को समझ लिया, मैं एक बार फिर इनके नाम ले लेता हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली समझ सकें। पहला एरर जो पढ़ा, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली लेफ्ट आउट। दूसरा एरर हमने पढ़ा रॉन्ग अकाउंट का एरर, जो सेम टाइप के अकाउंट में होता है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तीसरा हमने पढ़ा एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करना। चौथा हमने एरर पढ़ा एरर ऑफ रिवर्सल, एक्सीडेंटली स्वैप्ड, आपस में स्वैप्ड हो गए अकाउंट। पांचवा एरर पढ़ा हमने कंपनसेटिंग एरर, जो एक एरर दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर देता है। डेबिट्स और क्रेडिट्स दोनों इक्वल हो जाते हैं लेकिन रॉन्ग अकाउंट्स में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन, वो एक दूसरे का नेट इफेक्ट खत्म कर देते हैं। लास्ट और छठा एरर हमने पढ़ा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो एंट्री के रॉन्ग, उसका फिगर रॉन्ग हो सकता है, 900 की बजाय 990 हो सकता है, ये कहलाता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो इसको समझने के लिए कि हम
जो पीछे एरर किए हैं हम इन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके होते हैं, दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। एक रेक्टिफिकेशन होती है ट्रायल बैलेंस से पहले का पीरियड, ठीक है। एक होती है ट्रायल बैलेंस के बाद का पीरियड। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस है, पहले और बाद में। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 1500 की जगह 5100 बाय मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो आप ट्रायल बैलेंस से पहले जब होगा तो आप इसको मॉडिफाई कर सकेंगे, जर्नल लेजर में जाके अपना एरर को मॉडिफाई कर सकेंगे और चेंज कर सकेंगे और उस एरर को रेक्टिफाई कर सकेंगे। लेकिन अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस पीरियड होगा, ठीक है, तो इसके पास करने के लिए, इसको प्रॉपर करने के लिए, इसको डायरेक्ट जर्नल्स में जाके नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी इसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, जिसमें सैलरी 2000 पोस्ट की गई रेंट के अकाउंट में। तो हमें अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें जो रॉन्ग एंट्री थी पहले उसको देखना पड़ता। हमने डेबिट किया रेंट 2000 से, ठीक है, क्रेडिट किया कैश 2000 से, ठीक है। अब उसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? डेबिट 2000 सैलरी, क्योंकि हमने सैलरी पे की हुई थी, ठीक है, और क्रेडिट किया हमने रेंट। ये एरर ऑफ कमीशन था, सॉरी, सैलरी का अकाउंट था और हमने रेंट में डाल दिया था। तो हमने रेंट में रिवर्स किया और सैलरी में ठीक किया इसको, ठीक है। उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, मशीनरी हमने परचेज की, वो मशीनरी के अकाउंट में डालने की बजाय हमने परचेजेस के अकाउंट में डाल दी। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई? डेबिट परचेजेस हुई 5000 से और क्रेडिट कैश हुआ। अब उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें एंट्री डालनी पड़ेगी। हम मशीनरी को डेबिट करेंगे 5000 से। अब जो 5000 गया था परचेजेस में, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट की एंट्री डालेंगे परचेजेस में, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली उस एंट्री को ठीक कर देगी जो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल था। अब एरर ऑफ ओमिशन था, जिसके मैंने एग्जांपल दी थी कि 400 इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हम भूल गए, रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी कि हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को 400 से और क्रेडिट करेंगे कैश को, जो कि अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा हूं। रिकंसिलेशन, हम अकाउंट्स की रिकंसिलेशन करते हैं, हम मंथ एंड पे, ईयर एंड पे रिकंसाइल करते हैं। कैश एक इजी एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि रिकंसिलेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिकली होती क्या है। रिकंसिलेशन क्या होती है कि हम अपना जो अकाउंट होता है मंथ एंड पे हम कैश टैली करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट दिखा रहा है कि हमारे पास 5000 कैश है, जबकि यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है हमारे पास 4600 है। अब ये जो 400 हमने 400 पे किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ये हमें नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट के अंदर 5000, हमारे पास 400 कम आ रहा था। फिर हमने अपने रिकॉर्ड देखे, हमने चीजें देखी, तो हमें पता चला कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो ये एरर ऑफ ओमिशन जो है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ये एंट्री फिर पास करेंगे, ठीक है। ये थी कुछ एंट्रीज जो हमें दिखाती हैं कि हमने कैसे जो है ना इनको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। हमने उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? अब ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, फॉर द टाइमिंग होता है। ये सस्पेंस अकाउंट कोई परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ठीक है। ये हम क्रिएट करते हैं, लेकिन एक पावरफुल टूल है ये हमारे काम करने के लिए। ये भी याद रखिएगा, टेम्परेरी होने के बावजूद ये बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल क्यों होता है? कि जब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारे एरर है। अब उस एरर को फाइंड करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें रिकंसिलेशंस करनी पड़ेंगी, हमें देखना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। उस वक्त तक के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस सस्पेंस अकाउंट में वो जो डिफरेंस ऑफ बैलेंस होता है, डेबिट्स और क्रेडिट का डिफरेंस होता है हमारे ट्रायल बैलेंस का, वो हम उस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ताकि हमारा बैलेंस एग्री कर जाए, ठीक है, हमारा बैलेंस दोनों का मैच कर जाए। उसके बाद हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं और साथ साथ हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा एरर है क्या,
हमें वो एरर ढूंढना होता है। वो एरर ढूंढ के हम वो एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस डाला होता है वो उस अकाउंट ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है और हमारा ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से टैली हो जाता है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि डेबिट साइड में हमारे पास 10,000 का बैलेंस है और क्रेडिट साइड में 9,500 का बैलेंस है। अब देयर इज अ डिफरेंस, 500 का एक डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें अभी ये डिफरेंस नहीं मिला। हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और ये जो 500 है इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से में डालने के बाद अब डेबिट बैलेंस तो 10,000 था, क्रेडिट बैलेंस में हमने डिफरेंस जो है वो डाल के उधर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब लेट सपोज हमें बाद में वो मिल गया, वो जो हमने 500 का डिफरेंस था। ठीक है, अब हमने वो 500 का डिफरेंस कहाँ डाला था, हमने वो क्रेडिट में डाला था। ठीक है, तो हम वहां पे डेबिट कर देंगे और क्रेडिट बैलेंस को वापस रेक्टिफाई कर देंगे उसके ओरिजिनल अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह आपका सस्पेंस अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट बहुत इजी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल नहीं है। ये सिर्फ एक ही मकसद के लिए यूज होता है कि ट्रायल बैलेंस में जब कुछ एरर होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग। कभी भी ये इंपॉर्टेंट नोट में याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट कभी भी परमानेंट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर द टाइम बीइंग इस्तेमाल होता है। जब एरर्स हमें मिल जाते हैं, बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स ये एरर्स को ढूंढ लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो इस सस्पेंस अकाउंट को हमें वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे लेके जाना होता है और सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सस्पेंस अकाउंट। मैं फिर आपको एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ आज के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होती है। ठीक है, जिसमें हमारे जर्नल लेजर्स के बैलेंसेस जाते हैं, जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, वो एक हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। हमें अपना बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे तमाम बैलेंसेस, हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग हो गई है। उसके बाद हमने ओवरव्यू लिया एरर इन अकाउंटिंग का, कि कितनी टाइप्स की अकाउंटिंग। हमने 6 तरह के 6 टाइप्स की हमने एरर्स पढ़े। उन एरर्स को हमने देखा किस विद एग्जांपल्स कि एरर होते कैसे हैं, एरर्स को कि क्या क्या एरर्स होते हैं और क्या क्या रीज़न होती है उन एरर्स की। फिर हमने उन एरर्स की रेक्टिफिकेशन देखी कि हम उन्हें रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमारा फाइनल जो है वो एरर्स मॉडिफाई करने के बाद फाइनल ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आता है। उसके बाद हमने पढ़ा सस्पेंस अकाउंट, कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द टाइम बीइंग रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, अपने ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ एरर आ रहा है और ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो हम फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंस अकाउंट में डाल के उसको बैलेंस करते हैं, ताकि हम बाकी चीज़ों को कंप्लीट करें। साथ साथ हम अपना ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, बुक कीपर्स ये अपने लिए इन्वेस्टिगेट करें, उस एरर को फाइंड करें, देन सस्पेंस अकाउंट से रिवर्स एंट्री डाल के उस जगह को, उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करें और ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस को, फाइनल ट्रायल बैलेंस जिसे कहते हैं ना, वो लेके आए, ताकि हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कर सकें। और फाइनल अकाउंट क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, मेन आपका पर्सपेक्टिव होता है अकाउंट्स का डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग किसी एरर के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग हमेशा क्लियर होनी चाहिए। उस क्लियर डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे ट्रायल बैलेंस को एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ट्रायल बैलेंस जो है ना वो सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद आता है। अब आप लोगों के टास्क है कि आप एक सिंपल ट्रायल बैलेंस, आप अपनी कोई चॉइसेस के बैलेंसेस लेके अपना ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा प्रिपेयर करें। ठीक है, उसे राइटिंग में आप इस लेक्चर के साथ आपको जो समझ आई है उस लेक्चर से दोबारा सुने, उसको निकालें, एक जर्नल लेजर्स बनाएं, जर्नल लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाएं और ट्रायल बैलेंस बना के देखें क्या ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। और ये जो आपने समझे हैं एरर्स, ये एरर्स को 1 बाय 1 करके देखें, क्या ये एरर्स आपको समझ आ रहे हैं, और फिर इनको रेक्टिफाई करके देखें और रेक्टिफाई करके फाइनल ट्रायल बैलेंस निकाल के देखें। आपके लिए इजी टास्क है, 5 मिनट लगेंगे लेकिन आप समझ पाएंगे। तो आज का मुख्तसर सा लेक्चर इतना ही था। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा, हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स को समझना, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और कैसे एंड अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अकाउंट, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम स्टार्ट लेंगे, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में एकदम नहीं जाएंगे, हम उनके फॉर्मेट्स को समझेंगे, फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, उनमें क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें आती हैं। आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि नया स्टैंडर्ड आ चुका है जो कि 2027 में प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी शेप को चेंज कर देगा। अभी उस कम्प्लेक्सिटी में मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, मैं अभी आपको वही पुराना जो स्टिल अभी भी स्टैंडर्ड चल रहा है उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको उसका फॉर्मेट समझाऊंगा। समझ लेंगे, जब आपको इस चीज़ों की समझ आ जाएगी फिर हम उस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जिसमें नए स्टैंडर्ड के मुताबिक नया फॉर्मेट क्या चेंज हो रहा है। बेसिकली हम अभी IAS पर 1 ही चलेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चलेगा। नेक्स्ट हम कम्प्लेक्सिटी के बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं और कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, एंड जितनी भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो समझना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उसके लिए मैं आपका दिली तौर पे थैंक यू, शुक्रिया। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।